पावर, पावर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर के बारे में बात करेंगे। पावर इज ए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स कि अगर dw वर्क डन हुआ है, जिसको हम कैसे निकालते हैं? F डॉट ds करके, तो उसमें लगा टाइम, वर्क डन करने में लगा टाइम अगर dt है तो हमने dt से इसको डिवाइड किया, तो ये उस मोमेंट पर, उस dt टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में कंज्यूम करी हुई इंस्टेंटेनियस पावर, ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम F डॉट V ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये फोर्स है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एंगल थीटा है, तो फोर्स का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बनाओ फोर्स के। एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम कहेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा रेडियल या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो F डॉट V से मतलब है F cos थीटा इंटू V। F cos थीटा का मतलब है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू स्पीड, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की। Ft क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू स्पीड। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला बनता है। अब इसको हम आगे Ft को क्या लिख सकते हैं? m मास ऑफ पार्टिकल इंटू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इंटू v। यहाँ से at को दो तरीके से लिख सकते हैं। dv बाई dt लिख सकते हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या हम लिख सकते हैं v dv बाई ds, ds कह लो या x एक्सिस के अलावा अगर पार्टिकल चल रहा है तो dx कह लो इंटू v। तो इस तरह से at की वैल्यू हम dv बाई dt या v dv बाई ds रख सकते हैं, और ये सारे एक्सप्रेशन हमारे इंस्टेंटेनियस पावर के हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ। पावर चूँकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जूल पर सेकेंड, तो इसके बारे में हम ये कहें कि पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, जिसको हम वॉट कहते हैं। तीसरी बात, 1 हॉर्स पावर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर विच इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, ये पावर के बारे में पता लग गया। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है। एवरेज पावर किसको कहेंगे? तो एवरेज पावर देखिए, एवरेज पावर का मतलब होगा कि एक बड़े टाइम इंटरवल में जो टोटल वर्क डन हुआ अपॉन टाइम इंटरवल, उसको हम एवरेज पावर कहेंगे। तो इसके लिए टाइम इंटरवल छोटा होना ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात, जो टोटल वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है, वो कैलकुलेट करने के लिए या तो हम डायरेक्ट फोर्स पता होगा तो फोर्स से निकालेंगे, वर्क डन बाय फोर्स, या फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वैसे निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालना है ये एक अलग विषय है। वर्क डन निकालना हमने सीखा है, उसमें सिर्फ जितना टाइम में वो वर्क डन हुआ उससे डिवाइड करोगे तो पावर आ जाएगा, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। इसके दोनों के आपको मैंने फार्मूले बताए, पावर का यूनिट बताया। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो वर्क का होता है ml/t-2, तो इसका हो जाएगा ml/t-3। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ऐसी छोटी मोटी बातें पावर के बारे में। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले फार्मूला बेस्ड ग्राफिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि अगर आपको वर्क डन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, किस टाइम पर कितना वर्क डन हुआ, तो उसका किसी टाइम t पर जो स्लोप होगा कर्व का tan थीटा, वो
dw/dt से इंस्टेंटेनियस पावर बताएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि W जो है वो है 2t² जूल, जहाँ की टाइम काय में है सेकेंड्स में। तो आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस पावर यूज्ड एट t = 3 सेकेंड। क्या करेंगे? तो W का एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dw/dt डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट 4t। तो इंस्टेंटेनियस पावर एट t = 3 सेकेंड, बस इसमें टाइम की वैल्यू रख दीजिए 12 वाट जूल पर सेकेंड, ऐसा आ जाएगा। दूसरा टाइप का बन सकता है कि मान लीजिए आपको पावर इन वाट वर्सेस टाइम इन सेकेंड ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ कैसा है, तो पैराबोलिक ही मान लिया मैंने। अब इसमें इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो टोटल वर्क डन हुआ वो निकालना है, तो एरिया अंडर कर्व से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीग्रल W dt का मतलब होगा, सॉरी इंटीग्रल P dt का मतलब होगा इंटीग्रल y dx, और P की जगह dw/dt लिखें तो इसको मतलब होगा dw, और इसको इंटीग्रेट किया तो W = एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम कर्व, ऐसा आ गया। तो इस पर एक क्वेश्चन बनाया कि मान लीजिए पावर दिया हुआ है 2t², और टाइम 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना वर्क डन हुआ ये आपको फाइंड करना है। पावर दिया है 2t², और आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन इन टाइम 1 to 3 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे? वर्क डन = इंटीग्रल P dt फ्रॉम 1 to 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2/3t³ फ्रॉम 1 to 3। तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3 × 26, तो ये जाएगा 52/3 वर्क जूल में आ जाएगा। तो एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है? वर्क डन, और एरिया अंदर और स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ देता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इस तरीके से ग्राफिकली आपको चीज़ को समझना है। ठीक है, फिर ये एक फार्मूला बेस्ड वेरी सिंपल प्रॉब्लम है कि मान लो आपको दिया है क्वेश्चन में कि फोर्स कुछ है, क्या है, 2i कैप - 3j कैप + 4k न्यूटन, और वेलोसिटी उस वक्त पार्टिकल की दी है, मान लीजिए i कैप + 2j कैप + 3k मीटर/सेकेंड, और आपसे कहा है फाइंड पावर कंज्यूम्ड। तो क्या करेंगे? पावर का फार्मूला लगा देंगे, F.V, पावर = F.V। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 - 6 + 12 = 8 वाट, ऐसा आ जाएगा सिंपल। पर हाँ, पावर = F.V होता है, ये बात अब आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाना चाहिए। रेट ऑफ डूइंग वर्क तो अपनी जगह पर है ही है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क की जब अपन बात करेंगे तो हम कहेंगे पावर का मतलब है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और जो ये वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का पार्टिकल पर, ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है अगर कोई इंटरनल फ्रिक्शन टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है सिस्टम में। तो वर्क डन एक्सटर्नल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाई उसने और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाई उसने,
तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी बढ़ाई और उसमें लगा समय, ये आपको एवरेज पावर कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला बन गया। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोला कि साहब ये ग्राउंड लेवल है और एक वेल है 10 मीटर डीप, यहाँ से पानी लिफ्ट करना है और इस बिल्डिंग की छत पर एक टैंक रखा है, उस टैंक में ये पानी पहुंचाना है। ठीक है, ये आपका हाउस है। ये आपका वेल है और डेटा दिया है कि मान लीजिए 10 क्यूबिक मीटर वाटर इन 15 मिनट्स इज लिफ्टेड। ये हाइट कितनी है? 5 मीटर एज शोन। यहाँ कहीं मोटर लगी होगी जो इसको पंप कर रही है। आपको फाइंड करना है पावर ऑफ मोटर। assuming efficiency of motor is 80%। ठीक है, मतलब 80% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड विल बी यूटिलाइज्ड इन लिफ्टिंग द वाटर। तो ठीक है, तो जो पावर हमको यूज्ड है उसने वर्क डन किया इन टाइम डेल्टा टी। तो उसने क्या किया, पानी को उठाया एच हाइट तक डेल्टा टी टाइम में। अब देखिए यहाँ पर कुछ वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया कि कुछ वेलोसिटी भी उसने प्रोवाइड करी। तो इस क्वेश्चन को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लो, कुछ वेलोसिटी भी तो प्रोवाइड कर रहा होगा पानी को ये, पर मान लो कि नेग्लिजिबल वेलोसिटी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो अपने को उसको कंसिडर ही नहीं करना है। तो मास लिफ्टेड पर यूनिट टाइम इंटू जी इंटू एच, इससे अपन पावर निकालेंगे। तो मास कितना लिफ्टेड है? 10 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1000 kg। पानी की डेंसिटी क्या होती है? रो ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पानी आता है। तो 10 क्यूबिक मीटर है तो 10,000 किलोग्राम वाटर है और टाइम कितना लगा उसको? 15 मिनट, मतलब सेकंड्स में देखें तो कितने सेकंड्स। ठीक है ना। जी की वैल्यू कुछ ना दी गई हो तो अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं। और हाइट कितना रेस किया? तो 10 मीटर डेप्थ से 5 मीटर हाइट तक 15 मीटर इसने हाइट रेस करा। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 10⁻⁴ और एक ये 5, 10⁻⁵। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल ही कर दो तो क्या बचा? ओनली 10⁻⁴। और ये 15 से ये 15 भी कैंसिल हो गया तो डिवाइडेड बाई 6 इतने kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया वॉट, जूल पर सेकंड। तो पावर यूज्ड कितनी है? 10⁻⁴/6 को मैं 5/3 किलो ऐसा कह सकता हूँ। अब ये तो मुझे पावर चाहिए, मोटर की पावर इतनी तो मुझे मिल रही है, तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना कर रही होगी? जो मोटर पावर कंज्यूम करती है, मोटर की जो पावर है वो इससे कुछ ज़्यादा होगी। 80% अपने को मिल पा रही है। तो एक्चुअल पावर ऑफ मोटर कितना होगा? एक्चुअल पावर ऑफ मोटर का 80% निकालो
तब आपको पावर अवेलेबल यूटिलाइजेबल यूज्ड मिलेगा। और ये कितना है 5/3 किलोवाट। तो पावर ऑफ मोटर कितना हुआ, पावर ऑफ मोटर ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 10/8 मतलब 5/4 इंटू 5/3 मतलब 25/12 नियरली 2.1 किलोवाट, नियरली 2.1 किलोवाट। तो पावर ऑफ मोटर आंसर आया हमारा 25/12 किलोवाट या नियरली 2.1 किलोवाट। ऐसा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी को थोड़ा और प्रैक्टिकल बना दिया क्वेश्चन को कि मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, 10 मीटर डेप्थ से 10 मीटर हाइट तक हमें पानी को लिफ्ट करना है। इस पाइप के थ्रू, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻² मीटर स्क्वायर है, और वी आर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 0.2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज लिफ्टेड पर सेकेंड। फाइंड पावर यूज्ड। तो यहाँ पर कोई मोटर लगी होगी और उस मोटर का पावर ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गई, क्योंकि इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूँकि दिया हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इम्पार्टेड टू द वाटर। तो वर्क डन में न सिर्फ राइज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, बल्कि इम्पार्टेड काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो 0.2 मीटर क्यूब वाटर का मतलब कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट है हमारे पास 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास फ्लो रेट कितना आएगा 200 kg ऑफ वाटर इज लिफ्टेड पर सेकेंड। और न सिर्फ लिफ्टेड बल्कि उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करी। तो वेलोसिटी v यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है a है, उसके माउथ से v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो कितना लिक्विड पर सेकेंड बाहर आएगा, तो 1 सेकेंड में v मीटर डिस्टेंस का पाइप का पानी सब बाहर आ जाएगा। द फारदेस्ट मॉलिक्यूल विल बी एट ए डिस्टेंस v मीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ द पाइप विच विल कम आउट ऑफ द माउथ। तो ये वॉल्यूम कितना है, तो ये एक वॉल्यूम सिलेंडर का अगर माने अपन πr² h टाइप का, तो a × v वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है। तो मास कमिंग आउट पर यूनिट टाइम ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू ρAV। ठीक है ना। अब हमारे पास में वॉल्यूम फ्लो रेट पता है हमें, तो हमने यहाँ रखी 0.2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है हमें 10⁻²। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, यानी स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला क्या है कि वो न सिर्फ पानी को पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है बल्कि काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है इन टाइम t। 1 सेकेंड में t = 1 सेकेंड में m/t की वैल्यू अपन देखें तो कितना पानी ऊपर लिफ्ट हो रहा है
200 kg पर सेकेंड। तो 200 kg मास लिफ्टेड इन 1 सेकेंड, g इंटू h, 10 + 10 20 मीटर ऊपर उठाया इसको, प्लस हाफ इंटू 200 इंटू वेलोसिटी 20 है, तो ये हो जाएगा 400। बस इतने वाट। तो कितने वाट आ रहा है देखिए, तो यहाँ से आ रहा है 1000, तो अपन हटा देते हैं, किलो वाट में लेके आएंगे आंसर अपन, ठीक है ना। तो 1000 तो हटा दो, बचे कितना यहाँ पे 40, और यहाँ से भी 1000 हटा दें तो ये 2 जीरो और ये 1 जीरो गई, तो क्या हो जाए 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20 इन 2 ज़ा 40। तो पावर यूज्ड 80 किलोवाट, ऐसा आ गया आंसर। तो आधा तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इम्पार्ट करने में यूज़ हुई पावर, और आधा उसको काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने में यूज़ हुई पावर, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप दिया हुआ है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी वाला, वेलोसिटी वाला पार्ट भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक है, उसका मास 1 kg है। इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट टाइम t = 0 पर, और इस पर एक फोर्स लग रहा है। XY प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, और फोर्स इस पर दिया है 2Ti कैप प्लस 3T² J कैप न्यूटन। अब आपसे पूछा है फाइंड पावर कंज्यूम्ड या यूज्ड एट t = 2 सेकेंड। कैसे करोगे? तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है। F.V वेलोसिटी चाहिए होगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फोर्स अपॉन मास करके एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन चूँकि टाइम के फंक्शन के रूप में आएगा, उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालो, फिर F.V कर दो। तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन यहाँ बनाते हैं कि देखिए एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। मास चूँकि 1 kg दिया है, तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है 2Ti कैप प्लस 3T² J कैप, वही एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dV/dt। तो ये dt इधर आया और यहाँ भी dt से मल्टीप्लाई हुआ, फिर मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट करी कि टाइम t = 0 पर ही रेस्ट में था, वेलोसिटी 0 थी। टाइम t = t सेकेंड पर बताओ वेलोसिटी v क्या होगी। फिर बाद में मैं टाइम की वैल्यू रख दूंगा 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरा क्या आ रहा है? t² बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, T² I कैप प्लस T³ J कैप, वेरी सिंपल, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पावर इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है F.V। मेरे पावर स्केलर है भाई हैं। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? फोर्स का एक्सप्रेशन है 2Ti कैप प्लस 3T² J कैप, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? T² I कैप प्लस T³ J कैप। अब क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। F.V करा, I कैप वाले टू टी क्यूब बना देंगे, J कैप वाले 3T⁵ बना देंगे। तो ये चूँकि फोर्स न्यूटन में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड मतलब जूल पर सेकंड मतलब वाट, ऐसा आ जाएगा। तो पावर एट टाइम t = 2 सेकेंड मुझसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 3 × 2⁵ जूल पर सेकेंड यानी वाट। अब इसमें से 2⁴ मैंने कॉमन ले लिया,
तो क्या बचेगा अंदर, 1 + 6, ये कितना होता है, तो 16 × 7, तो ये कितना आता है, 112 वाट। ये मेरा आंसर आ गया टाइम t = 2 सेकेंड पर। ठीक है, ऐसे एक सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है जिसका कि मास m1 है और इसमें एक ब्लॉक रखा है, इसका मास m2 है। ठीक है, और इसको लिफ्ट को हमने बताया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर मूव कर रही है। तो बताओ पावर कंज्यूम कितनी होगी। तो क्या करेंगे अपन, F.v ऐसा लिखेंगे। तो फोर्स कितना लग रहा होगा, जो भी मशीन है जिससे ये लिफ्ट किया जा रहा है, फोर्स कितना लग रहा होगा। तो इसका FBD अगर बनाएंगे अपन पूरी लिफ्ट का, तो डाउनवर्ड वेट m1 + m2 × g वेट, और यहाँ फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स इस वेट के बराबर है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो ये हो जाएगा m1 + m2 × g × v। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हों उसको रख दो। बात समझ लो पहले फार्मूला कैसे लगाना है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन बताई कि ये एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ अपवर्ड, तब क्या करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये वही लिफ्ट है, इसका मास m1 है, इसके अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है एक्सेलरेशन a से। टाइम t = 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो टाइम t = t पर पावर कंज्यूम निकालो। तो देखिए फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है ऊपर की तरफ और वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं जब इसका FBD बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, F - वेट टोटल W = टोटल मास m1 + m2 × एक्सेलरेशन। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, m1 + m2 g, यहाँ से उधर जाके ऐड होगा तो फोर्स इतना है। अब वेलोसिटी एट टाइम t = t कितनी होगी। तो साहब वेलोसिटी v = u + at से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, at हो जाएगी। तो पावर F.v से m1 + m2 × g + a × वेलोसिटी at, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t = t आपने फाइंड कर ली। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको फार्मूला कैसे लगाना है वो बताया, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो खैर आप पुट कर ही देंगे। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वेट के बराबर ही फोर्स होगा, और ये एक्सेलरेटेड है तो फोर्स वेट से ज़्यादा होगा, और उसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना जो भी उस मोमेंट पर दी हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब के बाद ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा है मास m का, m कुछ दिया है मान लीजिए 200 kg, और इस पर पावर P, कांस्टेंट पावर P कितना, मान लीजिए 60 वाट अप्लाई करके, फोर्स नहीं है पावर, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं यूजिंग कांस्टेंट पावर 60 वाट।
ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है म्यू। ये क्वेश्चन है। तो सोचो जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये इसको पावर के बजाय यहाँ पे मैं इसको फोर्स कर देता हूँ। जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg, बोले तो 200 इंटू जी। फ्रिक्शन काइनेटिक कितना होगा, म्यू एन, मतलब 2000 इंटू म्यू। और ये क्या है, ये हमारा फोर्स F है। पावर यूज़ क्या होगी, F डॉट वी। फोर्स कितना है 2000 म्यू। वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। पावर कंज्यूम्ड कितनी है 60 वाट। बस तो म्यू की वैल्यू 6/2000, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3, मतलब 0.003 ऐसा म्यू आ रहा है। अब जो आ रहा है नियरली स्मूथ है, ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और स्लोप दिया हुआ है 1/n, मतलब 1 राइज इन ट्रेवलिंग n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि tan थीटा 1/n है। पर अगर थीटा स्मॉल हो तो हम साइन थीटा को भी नियरली tan थीटा यानी 1/n ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये स्लोप की बात करी मैंने। अब इस पर कोई मास m का ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए म्यू है, वेलोसिटी v से अप द इंक्लाइन ले जाया जा रहा है, तो पावर कंज्यूम बताओ कितनी होगी। तो पावर कंज्यूम के लिए अपने को क्या चाहिए होगा कि कितना फोर्स लग रहा है, पहले वो बताओ। फोर्स कितना लगेगा, तो एक तो इधर mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, एक तो वेट का कंपोनेंट आएगा, और म्यू इंटू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक, ठीक है ना। तो फोर्स इन दोनों के बराबर होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है। तो फोर्स की वैल्यू हो गई mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, मतलब म्यू mg cos थीटा, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी दी है v। तो पावर कंज्यूम कैसे निकालेंगे, F डॉट वी करके, मतलब एक तो वेट का ये कंपोनेंट mg sin थीटा और एक फ्रिक्शन प्लस म्यू mg cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना वेलोसिटी v से। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा। और साइन थीटा निकालने का आइडिया आपको बता ही दिया है, ठीक। देखिए एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया अपन ने, मास m, इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, अब ये y एक्सिस x एक्सिस बना ली मैंने। आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करेंगे, तो किसी भी टाइम t पर जो फोर्स लग रहा होगा वो वेट होगा mg। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो तो u cos थीटा ही रहता है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट वो u sin थीटा माइनस gt ऐसा लिखा जाएगा, vy इज इक्वल टू ui प्लस ay t वाले फार्मूले से। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे
फोर्स का वेलोसिटी के साथ, तो फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो फोर्स तो है माइनस एम जी जी कैप और वेलोसिटी है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जी कैप। डॉट प्रोडक्ट करा तो j डॉट आई ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ बचेगा जे कैप डॉट जे कैप वाला और वो नेगेटिव में आएगा माइनस एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इस तरह से पावर ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कंज्यूम्ड निकाली जा सकती है। अब देखिए, पहले तो ये यू साइन थीटा माइनस जी टी पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस जे कैप में है, तो पावर इनिशियली कैसी है? नेगेटिव। पावर नेगेटिव है मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम कैसा है? नेगेटिव। इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो ऑल द फोर्सेस में सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी का वर्क डन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। पावर कंज्यूम कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली u cos थीटा रहेगी, तो वी वाई 0 हो गया। वी वाई 0 हो गया तो पावर जो है ना वो 0 हो जाएगी, कंज्यूम्ड इंस्टेंटेनियस पावर एट हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद क्या होगा? जब ये नीचे आ रहा होगा तो दो तरह से सोचें, ये अपने आप में क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। वी वाई जो है माइनस जे कैप में, तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। या यहाँ से देखें कि ये तो फोर्स है आपका और ये वेलोसिटी है, तो इन फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो एफ डॉट वी करोगे तो इसको मैंने फाई कहा, एफ डॉट वी करोगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। पावर पॉजिटिव है मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम पॉजिटिव आ रहा है, और वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी तो स्पीड नीचे आते समय बढ़ती जाएगी। तो पावर पहले तो नेगेटिव रहेगी, फिर 0 होगी और फिर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से भी अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ क्लब कर सकते हैं पावर के क्वेश्चन को। एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा टफ पार्ट में आपको बताऊंगा। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है कि एक वाटरफॉल है, उसकी हाइट मान लीजिए 50 मीटर है और 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर फॉल हो रहा है, और आपको फाइंड करना है हाइडल पावर जनरेटेड। सीधा सा क्वेश्चन है कि जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एनर्जी टरबाइन को घुमाने में काम आएगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और पर यूनिट टाइम की अगर अपन बात करें तो ये पावर जनरेटेड हो जाएगा, हाइडल पावर, ई बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम क्या लिखें इसको? mgh अपॉन जो भी टाइम t में ये पानी नीचे पहुंचा, तो कितना है मास? 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर क्यूबिक मतलब 1000 kg। पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो 2000 kg वाटर आ रहा है, g की वैल्यू दी है, h की वैल्यू दी है, टाइम दिया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 5 6
10⁻⁶ वॉट। हो गया कि नहीं? 3 4 5 6 10⁻⁶ वॉट, मतलब 1 मेगावाट। 1 मेगावाट पावर जनरेट हो सकती है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात चली है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब घरों में आती है तो हम उसको यूज़ करते हैं और बिजली का बिल भरते हैं, तो बोलते हैं साहब हमने इतने इतने यूनिट कंज्यूम करी इस मंथ में। तो एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, पावर की नहीं। पहली बात तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट का हीटर 1 घंटे तक अगर अपन चला के रखें तो कितना एनर्जी यूज़ करेगा, मतलब 10⁻³ जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, ये कितना आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब 3.6 मिलियन जूल। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात चली थी, तो हमने उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। एनर्जी को, एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर, और ये 3.6 मिलियन जूल के बराबर होती है। ठीक, देखिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टाइम t = 0 पर x = 0 पर वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से इस बॉक्स को जिसका मास m है, या कोई कार है ऑटोमोबाइल, कांस्टेंट पावर p यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग कांस्टेंट पावर p बॉक्स या ऑटोमोबाइल कार इज ड्रिवन। ठीक है ना? तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड वेलोसिटी या स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड x। ये आपको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो पावर कांस्टेंट है, चलना शुरू करेगी, वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगी। पावर कांस्टेंट है, p = F × v। v बढ़ रहा है तो F कम होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। पावर कांस्टेंट है, फोर्स कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। एक बात तो ये समझ में आई मुझे। अब v और t के बीच में रिलेशन लाना है, तो मैं पावर जो कि होता है F.v का मतलब होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू स्पीड, तो इसको मैं लिखूँगा m × at × v। तो मेरे पास रिलेशन आएगा dv/dt at की जगह इंटू v। तो v dv एक तरफ और p/m dt एक तरफ, इंटीग्रेट करा। टाइम t = 0 पर स्पीड 0 थी, टाइम t = t पर स्पीड v है, तो ये हो जाएगा v² / 2 = pt/m। तो मेरे पास v = √2 pt/m ऐसा आ गया। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैंने पता कर लिया। क्या पता किया कि वेलोसिटी या स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल है t⁻½ के। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पीड t की किस पावर के प्रोपोर्शनल है। अब अपन बात करें v एज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ at की जगह v dv/dx लिखने से काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ p = m × v dv/dx × v ऐसा लिखा। तो मेरे पास बचा v² dv = p/m dx। मैंने इंटीग्रेट करा, p/m तो कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउट। जब नहीं चला था तब वेलोसिटी 0 थी, जब x चल लिया तब स्पीड v हो गई।
तो ये हो जाएगा v³/3 इज इक्वल टू px/m। तो v इज इक्वल टू 3px/m रेज़ टू पावर 1/3। तो v का x के साथ रिलेशन भी आपके पास आ गया। अब मुझे x का टाइम के साथ रिलेशन लाना है, तो इसको मैं dx/dt लिखूँगा, इसको मैं dx/dt लिखूँगा, dx एक तरफ और dt एक तरफ, तो काम हो जाएगा। या ये दोनों मुझे पता है, ये दोनों मुझे पता है, तो भी मैं v को एलिमिनेट कर दूं तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। जैसे कि मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं। मैंने इस v को इस v से इक्वेट किया, तो v⁻⁶ क्या होगा, v⁻⁶ क्या होगा, 2pt/m रेज़ टू पावर 3, और यहाँ से क्या होगा 3px/m रेज़ टू पावर 2। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल गया कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू t⁻³ एक्सप्रेशन भी आ गया। और चाहूँ तो इस v को dx/dt लिख दूँ, तो मेरे पास रिलेशन बनेगा dx इज इक्वल टू v dt। तो dx इज इक्वल टू √2pt/m dt। फिर मैं करूँगा इंटीग्रेट, कि जब नहीं चला था टाइम t = 0 पर, x = 0 था, टाइम t = t पर x है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू √2p/m, तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, t⁻² का इंटीग्रल t⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 ऐसा आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 2/3 √2p/m इंटू t⁻³ तो आप ये याद रखना, जो हमारे पास रिजल्ट आया कि v प्रोपोर्शनल टू t⁻½ होता है और x प्रोपोर्शनल टू t⁻³ और v का x के साथ रिलेशन v प्रोपोर्शनल टू x⁻⁴ ऐसा होता है, यहाँ से जो आया था। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे अपने आप में, जो कि इस प्रकार से सिंपल इंटीग्रेशन से उसी वक्त निकाल सकते हो। पर हाँ, ऐसे निकालते हैं, ये बात दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन बनाया कि मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो बताओ पावर कंज्यूम्ड प्रोपोर्शनल टू t होगा, √t होगा, कांस्टेंट होगा, t⁻³ होगा, जो भी होगा इस तरह से आपको चेक करना है। और इसी प्रकार से वेलोसिटी का क्या होगा, मतलब वेलोसिटी एंड पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, t के किस पावर के प्रोपोर्शनल है वो, ऐसा आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, तो भाई फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है मान लीजिए f, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा f/m, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v = u + at लिखेंगे तो वेलोसिटी ऐसी आएगी। तो पावर का क्या होगा, तो पावर हो जाएगा f × v, f तो कांस्टेंट है और v क्या है at। तो हमने क्या पाया, हमने पाया इससे कि v प्रोपोर्शनल टू t है और पावर भी प्रोपोर्शनल टू t है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया। अगला क्वेश्चन देखो,
सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, इसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है n² RT², ठीक है। तो आपको फाइंड करना है पावर कंज्यूम्ड एट टाइम t = t। तो पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर होता है साहब FTV, F.V FTV। तो FT क्या देता है? FT देता है मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। AT कैसे निकालें? dV/dt करके। तो इसको मैंने लिखा mv dV/dt। अब आपको v पता है क्या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? तो यहाँ से देखो AR क्या होता है? AR होता है v²/r, और ये कितना दिया है? n² RT²। तो v कितना हो गया? nRT हो गया। तो dV/dt कितना हो गया? nR। ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो तो पावर कितना आएगा? m इंटू v dV/dt n² R²T। दैट इज द आंसर। तो जो हमने अब तक पढ़ा है ना, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ा सर्कुलर मोशन, थोड़ा काइनेमेटिक्स, थोड़ा FBD फोर्स, उन सब चीज़ों को मिलाकर पावर के खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे फील होता है। और एक वो विंड मिल वाला क्वेश्चन होता है। विंड मिल मतलब विंड कुछ वेलोसिटी v से आ रही है और वो ब्लेड्स होती हैं उस पर टकराती हैं, तो विंड की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, और वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती है ब्लेड्स को, उससे वो फैन टाइप का होता है, टरबाइन, वो घूमने लगता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फिर एक कॉइल के साथ अटैच कर देते हैं, तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। ये विंड मिल है। तो ब्लेड्स ऑफ एरिया से A इंटरसेप्ट विंड विथ स्पीड से v, है ना। आपको फाइंड करना है हाउ पावर जनरेटेड डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड v। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है। जो काइनेटिक एनर्जी विंड के पास थी और वो अब ऑलमोस्ट रुक गई टकराने के बाद, तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम उसने लूज़ किया उतना इसने गेन किया, और पावर इतना उसने जनरेट किया। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा? A इंटू वी। मास कमिंग पर यूनिट टाइम कितना होगा? डेंसिटी ऑफ एयर इंटू A इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना होगा? तो ये तो dm/dt है, इतना मास पर यूनिट टाइम आ रहा है, मास पर यूनिट टाइम आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रो एयर A इंटू v²। तो अगर आपसे फोर्स पूछें व्हाट फोर्स इट विल एक्सर्ट, तो ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। पर पावर पूछा उन्होंने, तो पावर कैसे निकालूं? तो ये जो dm मास आया dt टाइम में, और इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v² पूरी प्रोवाइड कर दी, वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर में कन्वर्ट हुआ। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ dm/dt। dm/dt क्या है? रो एयर
ए वी इंटू वी स्क्वायर, तो ये वी क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमने पाया कि पावर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विंड स्पीड v, ऐसा आ रहा है। और फोर्स एक्सर्टेड प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो पावर के लेक्चर को आज यहीं हम अब स्टॉप करते हैं। इसके बाद 2 वीडियोस आपको और मिलेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन पर, और इस तरह से वर्कनेरी थ्योरम का वहाँ यूज़ करेंगे, सर्कुलर मोशन का भी वहाँ यूज़ करेंगे। दोनों को मिक्स करके सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन बनता है, और ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।